नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की दो विधियां बताई थी, क्रमागत और स्थायी किस्त विधि, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है स्थायी किस्त विधि। तो इसमें अपने एक दो उदाहरण किए थे। मान लो संपत्ति को दो चार साल यूज करके और बेच दिया जाए। इन 2-4 साल क्या करें, संपत्ति को यूज करें, उसे बेच दें। तो बेचने के बाद क्या होगा, उस पर जो प्रॉफिट या लॉस होएगा उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होएगा। अगर संपत्ति को मान लो, संपत्ति को हानि पर बेचने पर अगर मान लो संपत्ति 1 लाख की खरीदी, 30,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो मान लो आज उसकी बुक वैल्यू 70,000 बची है और हमने उसको 60,000 में बेच दिया, तो 10,000 की हानि पर बेचा है। अगर मान लो 70,000 उसका अपलिखित मूल्य बचा और उसे हमने 80-90 में बेच दिया, तो मानेंगे लाभ पर बेचा है। तो अगर हानि पर बेचे तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, जितने में बेचेंगे उसके लिए कैश या बैंक आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। जितना लॉस होएगा उसे डेबिट करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और 2 रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट, तो संपत्ति को हानि पर बेचने पर एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2 रिस्पेक्टिव असेट्स, यानी उस असेट्स का नाम आ जाएगा। अगर संपत्ति को लाभ पर बेचें, अगर लाभ पर बेचेंगे तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, 2 रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। संपत्ति को यदि हानि पर बेचेंगे तो उसके लिए कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 रिस्पेक्टिव हो गया, और संपत्ति को यदि लाभ पर बेचेंगे तो उसके लिए कैश में तो आएगा ही आएगा 2 रिस्पेक्टिव और 2 P&L। अब अमाउंट कौन सी आएगी, कैश में आएगी जितने में बेचा वो मूल्य आएगा, प्रॉफिट में लॉस का मूल्य आएगा, और रिस्पेक्टिव असेट्स में उसकी बुक वैल्यू आएगी। लाभ पर बेचेंगे तो कैश में तो वो आएगा जितने में बेचा वो आएगा, रिस्पेक्टिव असेट्स में उसकी बुक वैल्यू आएगी, और P&L में उसका प्रॉफिट आएगा। अब जब अपने रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इसके लिए क्या लिखेंगे, बाय कैश और बाय P&L लिखेंगे, और इसमें रिस्पेक्टिव असेट्स में क्या लिखेंगे, बाय तो कैश लिखेंगे लेकिन 2 P&L लिखेंगे। तो ये अपना क्या है कि संपत्ति को जब आप हानि बेचेंगे तो आपको ये एंट्रियां करनी है, और अधिकतर आपको इसमें अकाउंट पूछते हैं तो रिस्पेक्टिव असेट्स में इसमें तो बाय कैश और बाय P&L लिखना है, इसमें बाय कैश और 2 P&L लिखना है। अभी इसका अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें संपत्ति को कुछ समय के लिए यूज करके बेच दिया गया। माना एक मशीनरी का क्रय मूल्य बराबर 90,000 है, गोदाम तक लाने का व्यय बराबर 10,000, मूल्यह्रास की दर बराबर 10%, क्रय की तिथि 1 अप्रैल 2014, विक्रय की तिथि 30 सितंबर 2017। यानी खरीदा तो उसे 1 अप्रैल 2014 को और बेच दिया कब, 30 अप्रैल 2017 को, और ये जो मूल्यह्रास की दर है वो 10% वार्षिक है। अब इसमें आपको कह दिया कि मशीनरी खाता बनाइए। बनाना क्या, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है।
तो सबसे पहले देखो जब मशीन को खरीदेंगे, कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2014 को। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, और कितने में खरीदा उसे खरीदा 1 अप्रैल 2014 को 90,000 में। तो टू बैंक आ गया 90,000, टू बैंक आ गया 90,000। अब उसे बेचा कब है? देखो पहले तो विक्रय की तिथि दे रखी है 30 सितंबर 2017 है, तो यहाँ तक तो हमें साल करना ही है। और बेचा कितने में है? मान लो उसे 50,000 में बेचा है, यानी विक्रय की राशि 50,000। तो टू बैंक आ गया 90,000, उस पर एक्सपेंसेस कितने किए? 10,000 के। तो क्या करोगे? टू कैश एक्सपेंसिव नकद में ही कर दो, इसी तिथि को 10,000। तो मशीनरी है वो 1 लाख की मानी जाएगी। मशीन है वो कितने की मानी जाएगी? 1 लाख की। तो टोटल अपना 1 लाख आ गया। अब क्या करेंगे? ये जो साल अपना समाप्त होएगा वो 31 मार्च 2015 को होएगा, और बेची 30 सितंबर 2017 को है। तो अभी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। और संपत्ति कितने की मानी जाएगी? क्रय मूल्य में उसका खर्चा साथ में जोड़ के 1 लाख की मानी जाएगी। तो मार्च 31, 2015 बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का, और डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो कितनी दे रखी है? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो बाय डेप्रिसिएशन आ गया 10,000। शेष बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस कितना बचा? 90,000 का। टोटल हो गया 1 लाख, 1 लाख। इस बैलेंस को आगे लाए अपने 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस है? 90,000 का बैलेंस आ गया। बैलेंस कितना है? 90,000। अब फिर अभी ये साल समाप्त कब होएगा अपना? 31 मार्च 2016 को। तब भी क्या किया हमने? इस संपत्ति को अभी तक बेचा नहीं, वो संपत्ति हमारे पास ही है। इसलिए क्या करोगे? फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे मार्च 31, 2016 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना हो गया? डेप्रिसिएशन इसका हो गया, देखो वही स्थायी किस्त विधि है, तो स्थायी किस्त विधि में पूरे साल का तो कितना लगेगा? इस वैल्यू पे ही लगेगा। तो 1 लाख का 10% वही कितना हो गया? 10,000 हो गया। फिर अपने क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। तो इसी तरह बाय बैलेंस CD 80,000 आ गया। इधर टोटल 90,000 है, 10,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो बैलेंस कितना बच गया अपना? 80,000 बच गया। टोटल वही आ गया 90,000। टोटल आ गया 90,000। अब इस बैलेंस को फिर आगे लाए 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को फिर टू बैलेंस BD कितना आया? 80,000। अब ये साल समाप्त हो गया अपने 31 मार्च 2017 को, तो इससे तो पहले ही होएगा। फिर आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा मार्च 31, 2017 बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? फिर वही पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया अपना 10,000। डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब देखो शेष बैलेंस बचा बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस कितना बचा? 70,000 का। टोटल कितना आ गया? 80,000। टोटल कितना आ गया अपना? 80,000 आ गया। अब इसको आगे लेंगे अप्रैल 1, 2017 टू बैलेंस BD। तो कितना आ गया? 70,000 का। अब देखो ये साल समाप्त होएगा अपना
ये साल अपना समाप्त होएगा 31 मार्च 2018 को, उससे पहले 30 सितंबर 2017 को बेच दी हमने। तो देखो कब तक हमारे पास वही रही, 30 सितंबर 2017 तक तो हमारे पास ही रही है, उसके बाद बेची है। इसलिए क्या करोगे, मान लो हमारे पास 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 6 महीने हुए पूरे, उसका हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कब लगाना है वो, जिस दिन आप उसे बेच दो। तो 30 सितंबर 2017 को बाय डेप्रिसिएशन, पहला आपको क्या करना है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 6 महीने का लगाना है। पूरे साल का जब डेप्रिसिएशन इस पर होता है 10,000 रुपये, पूरे साल का 10,000 है तो 6 माह का कितना होएगा, 5,000 रुपये होएगा। तो यानी 6 महीने तक हमारे पास रही है, तो 6 महीने का लगाना है बाय डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये। क्या आ गया, बाय डेप्रिसिएशन 5,000 आ गया। अब उसे बेचा कितने में, बेचा उसे हमने 50,000 में। तो वो संपत्ति पहले देखो बची कितने की, यहाँ तक हमने देखा तो वो 70,000 की बची है, यानी 1 अप्रैल को वो 70,000 की है, जिसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन नोट लग गया। तो जिस दिन हमने उसे बेचा उस दिन उसका पुस्तक मूल्य 65,000 है। जिस दिन हमने उसे बेचा उसका पुस्तक मूल्य कितना आ गया, 65,000 आ गया। और बेचा कितने में, हमने उसे बेचा है 50,000 में। तो बाय बैंक या बाय कैश लिखेंगे 50,000, बाय बैंक कितना आएगा, बाय बैंक आएगा 50,000। अब 65 उसका पुस्तक मूल्य था, बेचा 50 में, तो हानि कितने की होगी, 15,000 की। तो 15,000 की हानि हुई, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे बाय P&L। कितने की, 15,000 की हानि होगी। अब देखो हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, एक मशीन थी उसे बेच दिया, तो इधर टोटल कितना आ गया, 70,000, और इधर भी कितना आ गया, 70,000 आ गया। तो इधर भी 70,000, इधर भी 70,000। उसे हमने कितने में बेचा, 70,000 में, सॉरी 50 में बेच दिया, 5 उसका डेप्रिसिएशन हो गया, और 65 की बची, 65 में से 15,000 का लॉस हो गया, टोटल 70,000 आ गया। तो देखो पहले संपत्ति को खरीदा कितने में, 90,000 में। कब खरीदा, 1 अप्रैल 2014 को। तो 1 अप्रैल 2014 को टू बैंक कर दिया हमने 90,000 से। उसे दुकान तक लाने का जो टोटल खर्चा हुआ वो कितना है, 10,000 रुपये। तो टू कैश कितना आ गया, 10,000 रुपये। टोटल संपत्ति कितने की होगी, 1 लाख की होगी। अब उस पर डेप्रिसिएशन कितना % लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10%। तो 10% वार्षिक लगाओगे तो 1 लाख पे लगेगा, क्योंकि उसकी जो खर्चा होता है उसके साथ ही ऐड हो जाता है। तो खर्चा टोटल हो गया 10,000, तो संपत्ति कितने की, 1 लाख की होगी। 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो बाय डेप्रिसिएशन 10,000 आ गया। शेष बैलेंस कितना बचा, अपने 90,000 का बैलेंस हो गया। शेष बैलेंस कितना बचा, 90,000 का। 1 अप्रैल 2015 को बैलेंस आगे ले आए, जो कितना है, 90,000 का। अब डेप्रिसिएशन तो लगेगा, पूरे साल का ही लगेगा, क्योंकि तक उस संपत्ति को बेचा नहीं। 31 मार्च 2016 को बाय डेप्रिसिएशन आ गया, कितने का, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया। 90 में से 10 गया तो बैलेंस कितना बच गया, 80,000 का बच गया। उस बैलेंस को आगे लाई तो बैलेंस आ गया 80,000 का। इस पर भी क्या हो गया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा, तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वही 10,000 लग गया। तो बाय डेप्रिसिएशन 10,000 आ गया। शेष बैलेंस बच गया अपना कितने का, 70,000 का। फिर उसे आगे ले आए 70,000। अब 70,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बेचा कब, 30 सितंबर 2017 को। इस साल अपना 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 6 महीने बाद उस मशीन को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 है स्थायी किस्त विधि से। तो आधे साल का कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो बाय डेप्रिसिएशन आ गया 5,000। बेचा कितने में, 50,000 में। तो बाय बैंक 50,000 आ गया। तो 70 में से 50 और 5 कितने, 55 गए। शेष कितना बचा, 15,000। वो अपने 15,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बाय P&L कितना आ गया अपना, 15,000 आ गया। टोटल कितना आ गया, 70,000 70,000। अब अगर मान लो इस संपत्ति को अपने 30 सितंबर 2017 को बेचते, लेकिन यहाँ पर बेचते उसे 65,000, मान लो कि उसे बेचते अपने 75,000 में, तो विक्रय की राशि 75,000 होती। तो फिर अपने जब उसकी एंट्री करते तो मान लो ये होती, बैंक अकाउंट में कितना आता, जितने में बेचा 75,000, लेकिन वो संपत्ति का जो अप्लिखित मूल्य था वो 65,000 था। तो अपने क्या करते, टू रिस्पेक्टिव एसेट्स यानी टू मशीनरी
मशीनरी कितने में बेचा उसे, मान लो हमने उसे 75,000 में, तो यहाँ पे कितना आता 75,000, सॉरी वो मशीनरी का अपलिखित मूल्य कितना था जिस दिन बेचा 65,000, तो यहाँ पे 65,000 आता। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 का क्या आता प्रॉफिट आ जाता। यानी वो संपत्ति बेची तो 75 में, लेकिन उसका अपलिखित मूल्य कितना था 65,000, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000 का उस पर प्रॉफिट हो गया। तो फिर ऐसे करते इसको, ये P&L इधर की बजाय इधर आ जाता अपने। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आ गया अपना, बाय डेप्रिसिएशन 5,000 का, बाय बैंक यहाँ पे हो जाता 75,000, बाय बैंक होता 75,000, फिर इधर टोटल आता 80,000 का। और वो अपनी संपत्ति कितने की थी 70 तो सारी थी, 5 डेप्रिसिएशन और लग गया, तो कहने का मतलब वो संपत्ति अपनी कितने की बची थी 65 की बची थी। तो फिर अंतर की राशि आपको 2 P&L यहाँ पे लिखना पड़ता, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट कितने का होता यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो जाता। टोटल कितना आ जाता 80,000 रुपये, टोटल हो जाता 80,000 रुपये, उसमें 70 गए तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना था 10,000 आ जाता। तो इस तरह से अपना ये बन गया कौन सा खाता मशीनरी अकाउंट, कौन सी विधि से स्थायी किस्त विधि से। तो स्थायी किस्त विधि से संपत्ति को बेचा तो डेप्रिसिएशन तो बराबर लगेगा, लेकिन अगर मान लो इसमें ऐसा होता कि मूल्य राशि की दर आपको 10% देते, लेकिन आपको आगे वार्षिक शब्द नहीं लिखते। अगर आपको मूल्य राशि की दर तो कितनी होती 10% ही होती, लेकिन आगे वार्षिक शब्द नहीं होता। तो वार्षिक शब्द नहीं होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, चाहे वो संपत्ति हमारे पास 1 महीने रहे फिर 2 महीने रहे, उसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है। यानी जब वार्षिक शब्द ना हो तो उसका मतलब है कि कोई संपत्ति कितने ही महीने लगे किसी वर्ष में रहे हमारे पास, डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल का लगता है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फिर 5,000 के बजाय कितना आता, डेप्रिसिएशन है वो 10,000 आता। कब आता, अगर आपको यहाँ पर ये रेट तो दे देते लेकिन आगे आपको वार्षिक शब्द ना लिखते, तो उसका मतलब ये होता कि वो संपत्ति हमारे पास कितने समय के लिए रहे, लेकिन उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता वो फुल ईयर का लगता। तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये है, तो कितना आता बाय डेप्रिसिएशन ये 10,000 आता। और 10,000 आके फिर 70 में से 10 हो गया, फिर वो संपत्ति हमारी कितने की बचती 60 की बचती। और फिर बाय बैंक तो 75 मान लो आ गया, तो प्रॉफिट यहाँ पे 75 में बेची तो 15,000 का प्रॉफिट आ जाता। तो ये कौन सी विधि होगी अपनी, एक विधि कंप्लीट होगी स्थायी किस्त विधि, जिसमें 2 विधियाँ थी, जब मूल्य राशि की दर दे रखी हो और जब मूल्य राशि की दर ना दे रखी हो। तो इसे मूल्य राशि की दर दे रखी थी, तो दर दे रखी है तो इसका क्या करेंगे अपने इसको अपनाएंगे और दर को काम में लेंगे। अगर दर नहीं दे रखी तो अपने दूसरी विधि से किया था वैसे करेंगे। इस तरह से अपने मशीनरी अकाउंट तैयार हो गया। दूसरी विधि है अपनी कर्मागत राशि विधि। कर्मागत राशि विधि में डेप्रिसिएशन इक्वल नहीं लगता, डेप्रिसिएशन है वो घटता रहता है। यानी डेप्रिसिएशन रेट वही रहेगी जो दे रखी है, लेकिन डेप्रिसिएशन है घटता रहेगा, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन है वो अपलिखित मूल्य पर लगता है। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, अपलिखित मूल्य पर लगेगा। तो अपलिखित मूल्य पर जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो फिर रेट है वो रेट वही रहेगी, लेकिन राशि क्या है वो घटती रहेगी। तो उसमें डेप्रिसिएशन प्रत्येक साल 10,000 न लगकर अलग अमाउंट का लगेगा। तो उसके अपने कर्मागत राशि विधि का एग्जाम्पल करेंगे। आज अपनी होगी स्थायी किस्त विधि। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।